हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज है 26 नवंबर। 26/11 को पता है क्या रहता है? दो तीन डे फेमस है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आज तो ये भी है। ठीक है। सेलिब्रेटिंग नेशनल मिल्क डे। अभी हाउस एडजर्न ऑन डे 1 ऑन विंटर सेशन। विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है। कितने सेशंस रहते हैं पार्लियामेंट के, क्या पता है आपको? 3 पे सेशंस रहते हैं। तो कौन से मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा रहेगा तो। कैबिनेट क्लियर पैन 2.0 कार्ड टू फीचर क्यूआर कोड। ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर विद एन एडिशनल फीचर ऑफ क्यूआर कोड ऑन द कार्ड। अरे वाह, क्यूआर कोड आएगा अभी पैन कार्ड पर। चलो। रश्मि शुक्ला एज द डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र। फिर से रश्मि शुक्ला आ गए। पता नहीं क्या चल रहा है ये। हम सीधा भी एडिटोरियल पेज पे आएंगे। देखते हैं एडिटोरियल में कुछ है क्या। द कंसेंसस डॉक्यूमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन डे लेसन्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर टुडेज पार्लियामेंटेरियंस। ये भी सही है। ट्रीट पर्सन्स हु प्रोफेस टू बी एबल टू क्योर डिजीज एज यू ट्रीट फॉर्च्यून टेलर्स। ट्रेजेडी इन सांबाल। Flying Ram Temple in Ayodhya, the Supreme Court upheld crime primacy of worship act. Since then, there have been many abdictions. तो बाकू बेट्रियल, ये भी देखते हैं, बाकू का कुछ ना कुछ तो रहेगा। टूथलेस छोड़ दिए फिर। बीजेपी का छोड़ दीजिए। 40 day cure, rise of the deeply unqualified citizen doctors who offer advice on all aspects of health is disquieting. Okay. Questions after Maharashtra, how not to read the women vote. Mahayuti besieged at 75. Those who take oath of office in the constitution are undermining it. नंबर ऑफ सीपीआई समझ रहा हूँ मैं किधर जाएगा, पर ये चांसेस कम ही है इसके। यूरोपा सोलर मिशन, ये देखना पड़ेगा। लीगल इश्यूज इन संभाल। व्हाई डिड इट स्पार्क प्रोटेस्ट। ये अगर आपको जानकारी के लिए देख सकते हो आप, यूपीएससी के लिए देखना पड़ेगा। चलो देख ही लेते हैं। हाउ साइंटिस्ट डेवलप पिल्स दैट कैन रिप्लेस इंजेक्शंस। जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। व्हाई इंडिया स्टेट डेफिसिट रिफ्लेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री सर्विस सेक्टर। ये तो पता रहेगा आपको। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है मेजरली तो गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड सर्विसेज है, तो सर्विसेज में हमारा जो सर्विस सेक्टर है, तो उसमें सबसे हम ज्यादा बोल सकते हैं कि सबसे प्रॉफिट में रहते हैं। इन द सेंस ट्रेड सरप्लस रहता है वहां पर हमारा। और ट्रेड डेफिसिट जो है वो दूसरे इसमें रहता है, जैसे करंट अकाउंट्स में, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। अभी ये क्या बोल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैड करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता है। गुड डेफिसिट में इंडिया का रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चलती है सर्विसेज की। मोटे मोटे तौर पर ये बोल दिया है, पर देखेंगे। इतना मुझे नहीं लग रहा कि इतना इंपॉर्टेंट रहेगा वो। तो हम ये 3-4 आर्टिकल देखते हैं आज। ये भी काफी बड़े बड़े आर्टिकल से देखेंगे। अभी लीगल इश्यूज, यूरोपा, साइंटिफिक हम लास्ट में करेंगे थोड़ा। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पहले देखते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है ना। ट्रीट पर्सन हु प्रोफेस टू बी एबल टू क्योर डिजीज एज यू ट्रीट फॉर्च्यून टेलर्स। देखो समझा, छोड़ दीजिए। द कंसेंसस डॉक्यूमेंट। अभी हम इस पर आते हैं। टुडे ऑन 26 November we celebrate the 75th anniversary of the adoption of Constitution of India. The contribution of members of the Constituent Assembly in imagining the future of India through a democratic, consultative, inclusive, and argumentative process is truly inspiring. As we commemorate the 75th anniversary, it is important to also celebrate the contribution of the members of the Constituent Assembly. But it is equally important to learn lessons from the remarkable efforts in drafting the Constitution as a consensus document. देखो, पहली बात, एक तो 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं अभी 26 नवंबर को, आज ही थी। प्लस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो उन्होंने कितना मतलब एक डेमोक्रेटिव कंसल्ट करके, इंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट करके पूरा जो प्रोसेस है, उससे हमें इंस्पायर लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और जो कंट्रीब्यूशन है मेंबर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उनसे बस हमें बस ये नहीं देखना चाहिए क्या अच्छा काम किया, उनसे हमें लेसन्स भी लेने चाहिए कि उन्होंने कितना एफर्ट डाला है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। दिस शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द एमपीज अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड आइडियोलॉजिकल शेड्स एज दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द पीपल्स मैंडेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। The most important lesson to learn from the Constituent Assembly debates is how people can vehemently, respectfully, respectfully disagree with each other without questioning motivations, commitments and values. अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो है कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का, तो ये हाउ पीपल कैन वेहेमेंटली एंड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। देखो, आपको डिसएग्रीमेंट तो है, ठीक है, आपके जो पियर्स है उन्होंने कुछ तो बोला है, पर डिसएग्रीमेंट है, पर कितना रिस्पेक्टफुली वो डिसएग्री कर रहे हैं, वो सीखना चाहिए।
ना कि सीधा माइक उठा के फेंकना है, चालू होना है, दंगा ही करते सीधा वो तो। और उनका मोटिवेशन देखना चाहिए कि वो किस मोटिवेशन से वो कर रहे हो ऐसा। B.R. Ambedkar, in his last speech to the Constituent Assembly delivered on 25th November 1949, paid tribute to the contribution of members of the Assembly. The task of the drafting committee would have been a very difficult one if this Constituent Assembly has been merely a motley crowd, a tessellated pavement without cement, a black stone here and white stone there, is which member or each group has a law unto itself. There would have been nothing but chaos. Proceedings of this Constituent Assembly would have been very dull if all members had yielded to the rule of party discipline. Party discipline all its rigidity would have converted this assembly into gathering of yes men. देखो, मोटा मोटा तौर पर अगर बताया जाए तो ये बस एक दंगे वाला क्राउड करने का हमें शौक नहीं था, ना ही मतलब ऐसा कुछ बनाना कि जाके आधा आधा अधूरा ही रह जाए। और ऐसे भी लोग नहीं बैठाना है हमें कि जो भी बोलेंगे वो यस सर करने वाले, यस मैन वाले नहीं चाहिए उनको। तो पूरा क्वेश्चन करने वाले होने चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए उसमें। तो इनका ये बोलना है अम्बेडकर जी का। Ambedkar appreciated and celebrated the dissenting voices in the Constituent Assembly. He said, "Fortunately, there were rebels. There were Mr. Kama, Dr. P.S. Deshmukh, Mr. Sidhwa, Professor K.T. Shah, Pandit Hriday Nath Kunzru. The points they raised were mostly ideological, but that I was not prepared to accept their suggestions. It does not diminish the value of their suggestion or nor lessen the service they have rendered to the Assembly and living its provisions proceedings." अच्छा देखो, अम्बेडकर जी क्या बोल रहे हैं कि अभी फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे रिबल्स थे जो काफी क्या बोल सकते हैं, पढ़े लिखे थे, जैसे कि कामत हो गए, शाह हो गए, कुंजरू हो गए। तो उनके जो भी पॉइंट्स थे वो थोड़े से उनको आइडियोलॉजिकल लगते थे और जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर वो थोड़ा मुमकिन नहीं था। तो इसलिए वो क्या बोल रहे थे कि उनके अगर जो वैल्यू है तो वो उसकी जो वैल्यू है वो नहीं गिर रही है उनकी, भले उन्होंने सजेशंस दिए रहेंगे, पर वो सजेशन एक्सेप्ट नहीं करना है मतलब उसका डिमिनिश कर रहे क्या, तो ऐसा नहीं है। ना ही उनके लेसन कर रहे हो जो भी सर्विस उन्होंने दी है, तो उनके ऊपर वो रिस्पेक्ट भी रहती है। But for them, I would not have had the opportunity which I had got for expounding the principles underlying the constitution. देखो, जब तक आप काउंटर नहीं करते ना, आपकी वैल्यू नहीं समझती है, तो वो जो प्रिंसिपल्स अंडरलाइन जो रहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो समझ में नहीं आया रहता, तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है फिर। The last 2 decades of the evolution of parliamentary democracy 2004 से 2024 in India should be carefully examined to understand and appreciate the need for reimagining the culture of democratic engagement in parliament. This is a moment of introspection for all members of parliament. Data demonstrates the need for serious introspection within Parliament regarding how this most vital institution of our democracy could be strengthened and made more relevant. Before 1980, each Lok Sabha used to convene for 550 days spanning 3,500 hours. अभी 550 दिन बैठती थी, ठीक है, प्लस इनकी जो आवर्स है 3,500 घंटे बैठते थे ये, वो घटकर सीधा 345 दिन तक आ गए और 1800 घंटे, ऑलमोस्ट 50% ही आ गए वो। The 17th Lok Sabha held the lowest number of sittings with 274 days और 5 years. 5 सालों में बस 274 डेज ही बैठे ये। तो फर्स्ट लगा सेट फॉर 677 सीटिंग्स, पहली जो लोकसभा थी 677 सीटिंग्स तक बैठी थी, 52 से लेकर 57 तक। 15th में 192 बिल पास किए गए और 5th लोकसभा में तो 487 बिल्स। द परसेंटेज ऑफ बिल्स रेफर टू पार्लियामेंट्री कमेटी रिड्यूस फ्रॉम 71% इन द 15th लोकसभा टू 16% इन द 17th लोकसभा। 71% से सीधा 16%, मतलब बहुत मेजर ड्रॉप, 60% का ड्रॉप हो गया ये। The 15th and the 17th Lok Sabha passed 36% and 35% of bills in less than 1 hour. मतलब एक एक घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कितने तो भी बिल पास किए। The 15th Lok Sabha lost 37% of its scheduled time to disruptions while the 16th Lok Sabha lost 16%. अभी जो डिस्ट्रप्शंस होते हैं उसमें टाइम जो जाता है तो उसमें देखो 37% लॉस किया। अभी डिस्ट्रप्शन पता है ना, ये चिल्लाते रहते हैं, ये कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। Average time spent on union budget discussion declined from 120 hours before 1990 to 35 hours post 1990. 35 घंटे ही बस अभी डिस्कशन हो रहा है, पहले 120 घंटे डिस्कशन होता था। और 23, 18, 13 में तो एंटायर बजट जो है विदाउट एनी डिस्कशन ही पास किया गया है ये 3 सालों में। तो आई बिलीव देयर आर 3 क्रिटिकल लेसंस दैट टुडेज पार्लियामेंट मस्ट लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अभी ये बोल रहे कि 3 लेसन इनके हिसाब से तो लेने चाहिए एमपीज को। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज मेंबर्स represented the most diverse interests. They came from different backgrounds. They discussed and debated complex issues with sincerity and conviction. They were conscious that they were discussing issues reasonable people can have different perspectives on. This ability to come together, discuss, debate complex issues of law, policy, was the hallmark of the Constituent Assembly. देखो, पहली बात, जो लोग थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो अलग अलग डाइवर्स इंटरेस्ट थे उनके पास, प्लस डाइवर्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे।
और वो डिस्कस करते थे इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज एकदम सिंसियरिटी और कन्विक्शन के साथ। इवन जो उनको पता था जो भी डिस्कस कर रहे हो इश्यूज वो रीजनेबल पीपल के लिए होगा, उनके लिए अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रहेंगे, इसलिए वो साथ में आते थे, डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे ऐसे कॉम्प्लेक्स इशू जो लॉ पॉलिसी और गवर्नेंस के ऊपर रहता था। और यही हमारा बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का था वो हॉलमार्क था। दिस कुड सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लेसन फॉर contemporary parliamentarians. The issues they were discussing then are not significantly different from the issues we are facing today. Overcoming them requires inspired leadership and faith in parliament as an institution to promote respect, dignity and fraternity among all members. तो वही है बात। तो पहले का जो पार्लियामेंट्रीज का प्रॉब्लम था, इसी पार्लियामेंट्रीज का भी प्रॉब्लम वही है। तो उसे ओवरकम करने के लिए एक इंस्पायर्ड लीडरशिप चाहिए, फेथ चाहिए पार्लियामेंट में। The remarkable aspect of the Constituent Assembly was not only that divergent political and ideological interests were prevailed, but that even within the same political persuasion, there were different views. Pluralistic views that promoted a democratic culture were very much part of the Assembly's discourse. Of course, must be mentioned that strong political parties with their ideological interests had not been taken root in the Assembly, though functioning as a provisional parliament did not carry the historical burden that our current parliamentarians have. Nevertheless, at a time when there is an inspiration for nation building, efforts to address significant issues of our time, be it poverty, inequality, employment, livelihood, education, healthcare, environment, and many problems of human development, there is need to develop political consensus within parliament. देखो इतना सब बोल दिया, इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो इसमें क्या था, तो हमारे इधर मान सकते हैं हम कि डाइवर्जन पॉलिटिकल है, आइडियोलॉजी अलग अलग है, अलग अलग इंटरेस्ट है, पर देखा जाए तो हमारा एक ही गोल है कि जो है वो पीस और स्टेबिलिटी रहनी चाहिए इंडिया में। अभी जो अलग अलग इंटरेस्ट है तो उसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये अलग है वो अलग है, एकदम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। तो ये सब अलग अलग इश्यूज जो है अलग अलग टाइम पे प्रॉब्लमेटिक आते थे, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब मिलकर एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ ये डेवलप करना चाहिए और इसको ये जो प्रॉब्लम है उसको हल निकालना चाहिए। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। देखो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये बताऊंगा मैं बाद में, एंड ऑफ डाइवर्स पीपल कमिंग टुगेदर टू ले द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू इंडिया। मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली who fought for India's freedom later participated in the government at the state and central levels. I believe the motivations of today's parliament, regardless of political ideology, converge with the vision of the members of the Constituent Assembly. As we celebrate the 75th anniversary of the adoption of the Constitution of India, this is a moment to reflect on and reimagine the future of India's parliamentary democracy. तो मोटा मोटा तौर पर तो ऊपर ऊपर ही बताया उन्होंने। थर्ड पॉइंट बताया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब क्या? अभी हमारे कॉन्शियसनेस मतलब है अंतरात्मा, तो कलेक्टिव अंतरात्मा क्या रहेगी ना, वो पूरा पीपल के ऊपर रहता है। अभी पीपल कहाँ लेके जाना चाहते हैं उनके ऊपर ही है अभी। यूरोपा मिशन, लीगल इश्यूज, सैम्बल, ट्रेड डेफिसिट। चलिए हम देखते हैं पहला यूरोपा मिशन, यूरोपियन सोलर मिशन देखते हैं। विच इसरो विल लॉन्च, अभी इसरो लॉन्च करने वाला है, क्या है ये देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा क्या है? On its PSLV rocket to study the solar corona, the outermost and hottest part of the sun's atmosphere from Sriharikota. तो ये जो यूरोप का जो मिशन है सन के ऊपर, सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो है सन का, कोरोना बोलते हैं उसे। वो वाला कोरोना है, गो कोरोना वाला नहीं है। सन का जो कोर है उसको कोरोना बोलते हैं। कोर भी नहीं बोल सकते, एक लेयर है, एटमॉस्फेयर है बोल सकते हो उसको। 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है उसका तापमान, बाय द वे, समझ सकते हो। The mission will attempt the first ever precision formation flying, where two satellites will fly together and maintain a fixed configuration in space. This is the latest solar mission in the ESA's Proba suite of missions. Its predecessor, Proba 1, also launched by ISRO. Proba 2 were launched in 2009 and 1, respectively. The teams of scientists from Spain, Belgium, Poland, Italy, and Switzerland have worked on Proba 3. अभी देखो इसके पहले भी जो प्रोबा 1 था और प्रोबा 2 था वो भी लॉन्च किए गए थे इसरो ने, ठीक है। और अभी 3 भी हमें लॉन्च करेंगे। अब 3 में है क्या? इनका एस्टिमेट कॉस्ट है 200 मिलियन यूरोज। प्रोबा 3 हैज एन अनएक्सपेक्टेड मिशन लाइफ ऑफ 2 साल का। इट विल बी लॉन्च इनटू हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट मेजरिंग अराउंड 600 से लेके 60,000 किलोमीटर का एक ऑर्बिटर रहेगा वो। 600 बाई 60,000 किलोमीटर का है। ऑर्बिटल पीरियड 19.7 आवर्स का है। मिशन इज डिजाइन विद 2 सैटेलाइट दैट विल लॉन्च टुगेदर। They will then form a solar coronagraph, an instrument that helps block out the bright light emitted by the sun to reveal the objects and atmosphere around it.
तो ये पूरा स्टडी करेंगे। इतना याद रखिएगा, प्रोबा अगर आता है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है ये मिशन। किसके लिए है? सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। और लॉन्च कौन कर रहा है? ऐसा लॉन्चिंग का कुछ ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है, पर एक आइडिया रहना चाहिए। अब ये क्या स्टडी करेंगे? कोरोना का टेम्परेचर गोइंग अप टू 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सॉरी 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व। देखो प्रॉब्लम क्या पता है क्या? इसका सन का एक खतरनाक सिस्टम है। अभी देखो ये सन है आपका, दिख रहा है आपको सन? तो ये सन है, एक गोला है ये। इसका जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट, जो सरफेस का टेम्परेचर है 5 या 6 हज़ार डिग्री सेल्सियस है, और जो एटमॉस्फेयर का है वो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। मतलब अब समझ रहे हो, कुछ तो करोड़ गुना ज्यादा इधर है। करोड़ भी नहीं बोल सकते, लाख गुना ज्यादा इधर है। तो ये जो फिनोमेना है, अभी देखो ये हॉट बॉडी है ना, तो अभी देखा जाए तो अगर ये हॉट बॉडी, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा रहना चाहिए, एटमॉस्फेयर में कम रहना चाहिए। पर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, तो वही स्टडी करने जा रहे हैं। अब कुछ भी हो सकता है, इसका रीजन क्या है क्या पता नहीं अभी। ये सबसे यूनिक फीचर है सन का। मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंस रहता तो ठीक है, पर ये सीधा मिलियन डिग्री सेल्सियस में जा रहा है। ये कैसा है फिर? However, it is important for scientific study as all space weather and its associated turbulences, solar storms, solar winds, जो भी खतरनाक खतरनाक जो सोलर स्टॉर्म आता है, विंड्स आते हैं, तो कोरोना से ही आता है। ठीक है, तो वही स्टडी करने वाले हैं। तो कैसे फिनोमेना क्यों आते हैं, क्या आते हैं? दिस फिनोमेना इन्फ्लुएंस स्पेस वेदर कैन पोटेंशियली इंटरफेयर विथ, हमारे इधर से भी प्रॉब्लम आते हैं। जो सैटेलाइट्स हैं इनको प्रॉब्लम दे सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आते हैं, नेविगेशन आ गए, पावर ग्रिड आ गए। अगर सोलर स्टॉर्म अगर इधर आ जाता है ना, तो बहुत सारा डिस्ट्रप्शन आ जाता है फिर। The Association of Spacecraft for Polarimetric and Imaging investigation of the corona of the sun of the coronagraph. Its field of view is between the sun's outer and inner corona, a circular belt normally observable. अच्छा ठीक है, हम जरा सन का देख ही लेते थे। सन के बारे में देख लेते थोड़ा। सन ही काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंपल सन लगता है, पर सन मजा आएगा आपको। देखो अभी पूरा स्ट्रक्चर ही देखते हैं हम सन का, कैसा क्या रहता है। वो क्लाउड क्या बोल रहे हैं, कोरोना कोरोना हम इतना बात कर रहे हैं। इधर नहीं दिया है कुछ, हाँ ये दिया है देखो। ये सन के स्पॉट्स है। सन के स्पॉट्स मतलब क्या? काले काले धब्बे रहते हैं। चांद पे कैसे धब्बे, ऐसे सन के ऊपर भी धब्बे। पर इधर टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, क्योंकि इधर सीधा ब्लैक हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, बोला जाता है इसके। ये फ्लेयर है, देख सकते हो आग टाइप। ये क्रोमोस्फेयर है। ये देखो ऊपर का लेयर, ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, ये ऊपर का, ये है कोरोना। और ये कोरोना का होल बोला जाता है जनरली। ये ऊपर का जो लेयर है ना, ये इधर नहीं दिखा है कोरोना, ये आउटर मोस्ट लेयर रहता है। ये दिया है सब इन्होंने, हम पढ़ेंगे एक एक करके पढ़ेंगे। सब सरफेस फ्लो फोटोस्फीयर है। ये फोटोस्फीयर मतलब लाइट का ये रीजन है। ये प्रोमिनेंस है इंटरनल स्ट्रक्चर में, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन। ये देखो कोर है इधर, ये रेडिएटिव जोन है और ये कन्वेक्शन जोन है। अभी एक एक करके हम देखेंगे अभी। कोर जो है, कोर इज द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द सन वेयर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टेक्स प्लेस। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट विद टेम्परेचर एक्ससीडिंग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कोर का जो टेम्परेचर है, यहाँ पर देखो कोर ब्लू में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कोर माना जाता है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे प्रेशर ज्यादा उधर ही रहता है। हाइड्रोजन जो न्यूक्लियर रहते हैं वो फ्यूज होके हीलियम में कन्वर्ट होता है, और उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट में आती है। अभी रेडिएटिव जोन जो रहता है बीच में का, जो सराउंडिंग कोर, मतलब कोर को सराउंड करने वाला रेडिएटिव जोन रहता है। ये रीजन में एनर्जी जो जनरेट होती है कोर की, वो ट्रांसपोर्ट की जाती है सीधा बाहर, प्राइमरली थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन तो जाती है, जो फोटोन से लाइट की वो एब्जॉर्ब और रीएमिट की जाती है चार्ज पार्टिकल्स में, और जो आगे आगे के नेक्स्ट लेयर में दिया जाता है। ठीक है, रेडिएटिव जोन है। फिर कन्वेक्टिव जोन कहाँ पर है? ये हो गया कोर, ये हो गया कोर। अभी हो गया रेडिएटिव जोन, हो गया अभी कन्वेक्शन जोन देखते हैं। बियॉन्ड द रेडिएटिव जोन इज द कन्वेक्टिव जोन। इन दिस रीजन एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फिजिकल मोशन ऑफ द मटेरियल। फिजिकल मोशन ऑफ द मटेरियल मतलब इधर से ऐसा, जैसा पानी जैसे जाता है ऊपर, वैसा ही इधर फिजिकल फ्लो होता है इसमें। इसमें आयंस वगैरह नहीं होते। हॉट लेस डेंस प्लाज्मा राइजेस फ्रॉम द कोर टू द सरफेस, while cooler and denser material sinks back down in a process called convection। इधर उल्टा हो रहा है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन क्या रहता है जनरली देखा जाए तो, कोई भी सरफेस हीट होती है तो ऊपर का जो एयर है वो गर्म होता है, लाइट हो जाता है और ऊपर जाता है। तो ये जो है, इधर जो डेंसर मटेरियल है वो नीचे जा रहे हैं, उसको बैकडाउन प्रोसेस में इसको ही बोला जाता है कन्वेक्शन। फिर फोटोस्फीयर है, जहाँ पर विजिबल सरफेस रहता है सन का, जहाँ पर हमें विजिबली हम देख सकते हो सन का सरफेस, वो एमिट करता है लाइट वीसी। मतलब जो लाइट का रीजन रहता है, जो लाइट दिख रही है हमें, वो रीजन है वो। इसका एवरेज टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस है, जैसे मैंने बताया। Photosphere contains various features like sunspots, granules and supergranules which are related to sun's magnetic activity। ये जो मैंने बताया ना, सनस्पॉट बाकी की एक्टिविटी, तो वो अपने, सॉरी, मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से होता है। क्रोमोस्फेयर जो है, फोटोस्फेयर के ऊपर वाला लेयर रहता है,
सन का एटमॉस्फेयर में। ये ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स द क्रोमोस्फेयर इज विजिबल। जो आपको चमकीला दिखता है, देखो क्रोमोस्फेयर आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा, ये चमकता रहता है। देखो अभी जब ग्रहण होता है ना, तो जो सन पूरा कवर हो जाता है तो पीछे एक लाइट चमकती हुई दिखती है, देखो थोड़ी सी लाइन में रहता है, तो उसमें दिखता है रेडिश पिंक ग्रीन डार्क डिस्क रहता है मून के बाजू बाजू। और ये हॉटर देन फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर से भी और गर्म रहता है ये। और जो ट्रांजिशन रीजन है इज नैरो लेयर बिटवीन द क्रोमोस्फेयर एंड द आउटोस्फेयर। एक नैरो बिटवीन लेयर बोल सकते हैं दोनों स्फीयर के बीच में, उसको बोला जाता है कोरोना। और टेम्परेचर यहाँ पर बहुत बहुत रैपिडली राइज होता है। और जो कोरोना है वो आउटरमोस्ट लेयर है एकदम, एक्सटेंडिंग मिलियंस ऑफ किलोमीटर इनटू स्पेस। अभी कितना मिलियन किलोमीटर है कुछ आइडिया नहीं है अभी हमें, कोरोना कितना बड़ा है ये। इट इज incredibly hot with exceeding temperatures of million degrees Celsius. Corona is visible during a total solar eclipse as a halo of faint light white radiating from the sun disk. फेंट व्हाइट लाइट आती है देखो, ऊपर से बहुत ऊपर से आती है, वो जो है वो कोरोना है। सन के फीचर क्या है देख सकते हो आप, पर एक मोटे मोटे तौर पर सन का एक आइडिया लग गया रहेगा, किधर कम है किधर ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है किधर है किधर, तो ऐसा कुछ ऐसा एक हॉटर बॉडी की तरह नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो प्रोवा 3 के बारे में मेरी सबसे तो इतना काफी है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इंडिया के लिए क्या है, इंडिया ने हमें आई गेस आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। L1 के बारे में अभी नेक्स्ट में बताऊंगा। L1 L2 L3 ये लैंग्रेंज पॉइंट्स रहते हैं। इतना याद रखिएगा, हमारे जो इंडिया का फर्स्ट मिशन जो है सन के लिए 2023 में लॉन्च करेंगे हम आदित्य L1। ठीक है, किया है भाई, तो करेंगे नहीं। और कुछ है कि इसमें? बाकू बिट्रेल देख सकते हो, वैसे लास्ट का साउथ का देखते हैं, साउथ ही बोल रहा हूँ अपना, कंक्लूजन पढ़ देखते हैं। The global south has little time to lament the Baku betrayal. Initiatives like the New Delhi stewarded international solar alliances show its resolve. These, of course, are no substitute for UNFCCC backing funding. However, with developed countries showing scarcely any inclination to lose purse strings, initiatives like ISA assume added importance. मतलब वही फंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, डेवलप कंट्रीज उतना साथ नहीं दे रहे। और जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ इन द सेंस जो एकदम नीचे वाले कंट्रीज है, जनरली आइलैंड्स हो गए, ऐसा माना जाता है कि जो साउथ वाला है थोड़ा कम डेवलप है, और जो नॉर्थ वाला है जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, जापान, वो थोड़ा डेवलप्ड है। तो ये मसले चलते रहेंगे। चलिए फिर इतना काफी है मेरे हिसाब से। अभी हम देखते हैं कुछ बचा कुचा है क्या। ये तो हो गया हमारे सब। अटल इनोवेशन मिशन टू गो ऑन, कैबिनेट allocates रिसर्च जनरल्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, कैबिनेट नोट टू नेशनल फार्मिंग मिशन। हाँ, ये तीन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, चलो ये अलग अलग स्कीम से वो रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लिए थे। नेशनल फार्मिंग मिशन है, स्टैंड अलोन सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये प्रमोट करेगा नेशनल फार्मिंग अमंग 1 करोड़ फार्मर्स। बजट इसका 2421 करोड़ है, 21। कैबिनेट मीटिंग लिया, प्राइम मिनिस्टर इकोसिस्टम बनना चाहिए फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। नीड टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, हेल्दी पीपल होने चाहिए, केमिकल फ्री फूड मिलना चाहिए। मिशन विद बजट, ये वही रिपीट किया। अब इधर क्या है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये क्या है देखते हैं। सेंट्रली रन और स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्सेस मिलेगा उनको, रेप्यूटेड जर्नल्स जो पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल पब्लिशर्स द्वारा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। तो इसलिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है। बाकी मोटा मोटा ये किसने किया है वो क्या है, छोटा मोटा देख सकते हो। अटल इनोवेशन मिशन ये लॉन्च करेंगे अभी। दूसरा पार्ट इसका पार्ट 2.0, विकसित भारत
स्टेप टुवर्ड्स विकसित भारत के ऊपर भी मैं बताऊंगा। मेरे अलग अलग आर्टिकल्स रहते हैं, आप मेरा इंस्टा देख सकते हो आप, मैं एक एक इशू डिटेल में पूरा एक पोस्ट फॉर्मेट में, इवन यूट्यूब पर भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ। दिस द अप्रूवल्स अंडरस्कोर द गवर्नमेंट कमिटमेंट। ठीक है, इतना कुछ, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एंटी राइट्स मूवमेंट थ्रेटन्स प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंसेस। नहीं, इतना कुछ तो है नहीं। बाकी सब पॉलिटिकल है, चलेगा फिर। मिलते हैं क्या?